नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि हिंदी भाषा के विभिन्न रूप कौन से होते हैं और उनका हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो बोलचाल की भाषा से लेकर के संचार की भाषा तक का सफ़र जो है वो हमारी हिंदी भाषा का एक रूप है। तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो हमेशा आपको हर परीक्षा में आता है कि हिंदी के विभिन्न रूप कौन से हैं, उनकी विस्तृत चर्चा कीजिए या आप लघु रूप में बताइए। तो आज हम इनको जानेंगे, क्योंकि ये सभी तरह की परीक्षाओं के प्रश्नों में पूछे जाते हैं और आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं, वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, CTET की परीक्षा में, बैंक की परीक्षा में, पुलिस अधिकारी, रेलवे, हर तरह की परीक्षाओं में, महिला बाल विकास की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये पूछे जाते हैं। और साथ ही DED, BEd, BA, MA इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं इसमें भी आपको ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी भाषा के विभिन्न रूप जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो विभिन्न रूप में अगर हम देखें तो पहला है आपका बोलचाल की भाषा, दूसरा है आपका रचनात्मक भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा, चौथा है राजभाषा और पांचवा है संपर्क भाषा और छठवां है आपका संचार भाषा। तो हिंदी को हम इतने रूपों में यूज़ करते हैं और हमको इन सब का जो उचित प्रयोग है वो पता होना चाहिए। अब हम जब जानते हैं तो बोलचाल की भाषा में इसे आपस में बातचीत करने की भाषा कही जाती है, क्योंकि ये हमारी दैनंदिनी भाषा है। जब भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा वो इसी भाषा में ही मिलजुल करके बात करते हैं। तो इसको हम स्थानीय स्तर पर अगर देखें तो बोली की भी संज्ञा दे सकते हैं। हम इसको खिचड़ी भाषा भी कह देते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग अपनी अपनी बोली में या भाषा में इसको बोलते हैं। प्रायः शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति और वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा जो है वो निर्धारित होती है। जो जैसे परिवेश, संस्कार या समाज से जुड़ा रहता है वैसी ही उसकी भाषा हो जाती है। तो बोलियां ही आपको विकसित, बहु प्रचलित और साहित्य एकता को प्राप्त करने के लिए भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। और इससे हमें ये पता लग जाता है कि भाषा जो है वो बोलियों का एक विकसित रूप है, जो हिंदी के साथ हुआ। बोली जो है वो सीमित भाषा क्षेत्र में होती है, लेकिन भाषा जो होती है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। फिर अब अगर हम बोलचाल की भाषा में पाएँ तो बोली की परिभाषा क्या होती है, तो ये इंग्लिश के डायलेक्ट शब्द से निकला हुआ है, जिसमें इसका जो अर्थ है वो है कि बोली किसी भाषा के एक ऐसे क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह और मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित और अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है, किंतु इतनी भी भिन्न नहीं होती है कि बोलने वाले उसको समझ ना सकें। तो ये इस तरह से हम ये जानते हैं कि बोली का सुधरा हुआ रूप जो होता है वो ही आपका भाषा बनती है। अब हिंदी को हमने रचनात्मक भाषा भी कहा। तो रचनात्मक भाषा हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसके द्वारा साहित्यिक कृतियाँ या रचनाएं निर्मित होती हैं, तो इसे हम सर्जनात्मक भाषा कहते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का स्वरूप जो है वो इसी तरह का है और इसमें गद्य में, पद्य में, कहानी, कविता, हर तरह की साहित्य की रचना हुई है, इसलिए इसको हम रचनात्मक या सृजनात्मक भाषा भी कह सकते हैं। और आप हिंदी का जो साहित्य है जब उठा कर के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर क्षेत्र में हिंदी की रचना हुई है। आदिकाल की साहित्यिक भाषा भी जब हम देखेंगे तो वहाँ भी हम हिंदी को पाते हैं और भूखंड, प्रांत और प्रदेश तक ये भाषा सीमित नहीं है। इसीलिए हम मानवीय भाषा कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको प्रायः सभी लोग जानते हैं। फिर आता है आपका राजभाषा। तो जब कोई भाषा या विभाषा राज्य द्वारा अपने कार्यों हेतु स्वीकृत कर ली जाती है तो वो राजभाषा कहलाती है। तो भाषा और विभाषा ही राजभाषा बन जाती हैं। बोली में राजभाषा बनने की क्षमता नहीं होती, लेकिन जब वो भाषा बन जाती है तब वो राजभाषा आसानी से बन सकती है।
तो इस प्रकार से हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा जो है बन चुकी है, और हमारे अधिकांश राज्यों में अगर हम देखें तो हिंदी में ही हमारे कामकाज होते हैं। फिर इसके बाद आया आपका राष्ट्रभाषा। तो किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा व्यवहार में की जाने वाली भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा हो जाती है। और एक देश या राष्ट्र के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, अधिकतर बोली जाती हैं, संपूर्ण राष्ट्र में प्रचलित होती है, वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना जी ने कहा था कि भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनाती हुई समूचे राष्ट्र को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधती है। तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जब संपूर्ण राष्ट्र को एक भावनात्मक डोर में बांधती है वो भाषा अगर हम देखें तो हमारी हिंदी है। तो इस प्रकार से हिंदी को ही कोई भी एक ऐसी भाषा जिसको हम राष्ट्रभाषा पुकारते हैं तो उसमें हमारी हिंदी भाषा जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम होती है। अंग्रेजी भाषा जो थी, जब अंग्रेज थे तो उसका प्रयोग करते थे, और अभी भी बहुत सारे अगर हम देखें प्रांतों में तो अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। फिर आपकी आई संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा वो होती है जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति, राष्ट्र या भाषा भाषी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, उनकी बातों को सुन सकें, समझ सकें, और हम अपनी बातों को उनको समझा सकें। तो ये आपकी संपर्क भाषा या माध्यम की भाषा कहलाती है, जिसमें लोग अपनी बात को समझ सकें और बता सकें। तो हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी ही एक ऐसा माध्यम है जो भावनाओं की अभिव्यक्ति का कारण बनती है। और कहीं कहीं पर अंग्रेजी भी है, और प्रांतीय भाषाओं को भी माध्यम भाषा का दर्जा मिला है। तो इस तरह से भाषा जो है वो विकास करती हुई संपर्क भाषा या माध्यम की भाषा बन जाती है। फिर आती है संचार की भाषा। तो संचार का अर्थ होता है कि किसी संदेश को फैलाना या प्रसारित करना। तो इससे ये अभिप्राय हो जाता है कि संचार के माध्यमों में जो भाषा प्रयुक्त होती है वो आपकी संचार की भाषा बन जाती है। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन, रेडियो, आकाशवाणी, लंबी दूरी के उपग्रह सेवाएं, टेली प्रिंटर, टेलीग्राफ, अंतरिक्ष प्रसारण, इंटरनेट, इन सब में यदि हम देखें तो बहुत सारी जगहों पर, जैसे अंग्रेजी को देखें तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, लेकिन जो हमारी संचार की भाषा है वो हिंदी भी है। क्योंकि विधिवत हम देखें तो हमें तरह तरह की भाषाओं में बहुत प्रकार के संदेश मिलते हैं, और संचार भाषा में हिंदी और अंग्रेजी का जो है वो प्रमुख रोल है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं बीबीसी द्वारा हिंदी में भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और अंग्रेजी में भी होते हैं। तो विदेशी संस्थाओं के प्रसारण में हमारी हिंदी भाषा का भी प्रयोग होता है। कोई अक्षर अंग्रेजी में नहीं होता है तो वो जाता को जाटा कह सकता है, बड़ा को वरा कह सकता है, सकटा को शोर या शोर उच्चारित कर देते हैं। वहीं पर बा और माँ में भी बहुत तरह का अंतर पाया जाता है। यदि हम विदेशों की भाषा और अपनी भाषा में देखें तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भाषाएं जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित होती हैं, लेकिन भाषा धीरे धीरे विकास करती हुई आपकी बोलचाल की भाषा से लेकर के आपकी संचार की भाषा तक बन जाती है। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का भी यही विकास क्रम था कि हिंदी पहले बोली बनी, फिर वो स्थानीय बोली बनी, धीरे धीरे संचार की भाषा बनी, राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा बनी, संपर्क की भाषा बनी, माध्यम की भाषा बनी, और अंत में संचार की भाषा तक परिष्कृत होकर के, परिमार्जित होकर के हिंदी ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम है। आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इसको अपनी भाषा में आप लिख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।